इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हवाई हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुक्रवार को तेहरान में शुरू हो गई है। अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंचे हैं। भारत सरकार ने अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान भेजा है। इसका नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन कर रहे हैं। इसमें शिया मुस्लिम अता हसनैन की खासतौर से चर्चा हो रही है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन के ईरान जाना चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मौजूदा समय में वो राजनयिक या विदेश नीति अधिकारी नहीं है। हालांकि कई ऐसी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से उनको ईरान जाने के लिए चुना गया है। उनका लंबे सैन्य करियर रहा है और वो इस ईरान के साथ पूर्व में बातचीत में शामिल रहे हैं। इसके अलावा वह शिया मुस्लिम है। शिया मुस्लिमों के बीच अली खामनेई का काफ़ी ज़्यादा सम्मान रहा है। मार्च 2026 में बिहार का राज्यपाल बने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने भारतीय सेना में लगभग 4 दशक बिताए और देश के सबसे सम्मानित आतंकवाद विरोधी कमांडरों में से एक के रूप में रिटायर हुए। साल 1974 में वे 4 गढ़वाल राइफल्स में कमीशन होने के बाद उन्होंने कई ऑपरेशनल क्षेत्रों में काम किया। इसमें ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका, उग्रवाद के दौर में पंजाब और मोजाम्बिक व रवांडा में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन शामिल हैं। सैयद अता हसनैन नियंत्रण रेखा LOC पर फॉर्मेशंस की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी कोर कमांडर के तौर पर काम किया है। जम्मू कश्मीर में अली खामनेई की हत्या के बाद ईरान के लिए गहरी हमदर्दी है। लेफ्टिनेंट हसनैन ईरान के साथ ट्रैक टू डायलॉग में रहे हैं। हसनैन ने कश्मीर में हार्ट्स डॉक्ट्रिन विकसित की, जिसने उनको शोहरत दिलाई। इसके जरिए उन्होंने कश्मीरियों का दिल जीतने की कोशिश की। साल 2013 में सेना से रिटायर होने के बाद से हसनैन रणनीतिक मामलों में गहराई से जुड़े रहे हैं। उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में विजिटिंग फेलो और दिल्ली पॉलिसी ग्रुप में सीनियर फेलो के रूप में काम किया है और इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज से भी जुड़े रहे हैं। उनके विश्लेषणों में ईरान, इसराइल, खाड़ी क्षेत्र और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच टकराव के भू राजनीतिक असर पर जोर रहा है। इसी विशेषता की वजह से वो भारत के उन चुनिंदा संवैधानिक अधिकारियों में से हैं जिनका पश्चिम एशिया के सुरक्षा मुद्दों से जुड़ने का स्थापित सार्वजनिक रिकॉर्ड है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि भारत की ओर से PM या कोई सीनियर मंत्री तेहरान नहीं गया। भारत ने मार्गरेटा और हसनैन को भेजने का फैसला लिया। उनके साथ पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद और कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती भी तेहरान गए हैं। आइए हम बात करें POK के बारे में। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में 5 जुलाई को बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। यह अपील ऐसे समय में की गई है जब POK में पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया है। POK में प्रदर्शन की अगुवाई कर रही अवामी एक्शन कमेटी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को बड़े पैमाने पर हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें जबरन गायब किया जा रहा है। दमन का तरीका बलूचिस्तान की तरह है, जहां पाकिस्तानी सेना पर बलूच लोगों को गायब करने का आरोप लगते रहे हैं। POK में तनाव का हालिया कारण अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी और उन्हें जबरदस्ती गायब किए जाने को लेकर है। प्रदर्शन के नेताओं का कहना है कि मीर के गायब होने से पूरे इलाके में लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इससे नए सिरे से प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, जिसमें उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की जा रही है। रावलकोट में फिर सुलग रही चिंगारी। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर रावलकोट में गुरुवार देर रात सैकड़ों लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के नेता और वकील ख्वाजा मेहरान ने यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी अधिकारियों पर सीधा हमला बोला। उन्हें अधिकारियों पर शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए गिरफ्तार करने और डराने धमकाने का आरोप लगाया। मेहरान ने पाकिस्तान के दमन के आगे झुकने से इनकार किया और कहा, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्हें जोर दिया कि पाकिस्तानी बलों के दमन के बावजूद आंदोलन शांतिपूर्ण बना रहेगा। उन्होंने कहा, हम बिना हथियारों के लड़ेंगे। रावलाकोट पिछले कुछ दिनों से POK के प्रदर्शनकारियों का केंद्र है। पिछले महीने पाकिस्तानी रेंजर्स ने यहीं पर प्रदर्शनकारियों के समूह पर गोली चलाई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ख्वाजा मेहरान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने सिर्फ विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ बल्कि प्रदर्शनों में शामिल कश्मीरी महिलाओं के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। ये हम बात करें ईरान की। ईरान की मुख्य सैन्य कमान खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने गुरुवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करता है तो ईरानी सशस्त्र बल तेज और निर्णायक जवाबी कार्रवाई करेंगे। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार जारी बयान में कहा गया कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका के लिए कोई मनमर्जी करने की जगह नहीं है, बल्कि ये ईरान की निर्विवाद संप्रभुता वाला क्षेत्र है। बयान में कहा गया कि जलमार्ग की सुरक्षा और स्थिरता ईरानी सेना के लिए एक लाल रेखा है, जिसे किसी भी कीमत पर पार नहीं होने दिया जाएगा। बयान में कहा गया कि इस होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाज़ों को ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री रास्तों का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई जहाज़ इन नियमों का पालन नहीं करता या दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करता है तो ईरानी सेना तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही ऐसे जहाज़ों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। मुख्यालय ने कहा कि अगर अमेरिका इस होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था में
दखल देना है या वहाँ की किसी तरह की बाधा पैदा करने की कोशिश करता है तो ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा और उसका तुरंत वह न्यायिक जवाब देगा। बयान में कहा गया कि इस जलमार्ग के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन की लगातार मौजूदगी से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ती है। ईरान ने कहा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अमेरिका और उसके समर्थकों की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को कुचलने के लिए जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बीच गुरुवार को ईरान के कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट अमेरिकी सेंट्रल कमांड के नहीं बल्कि ईरान के नियंत्रण में है। उनका यह बयान एक दिन बाद आया जब अमेरिका सेंट्रल कमांड ने बहरीन में 12 देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ एक सुरक्षा संवाद आयोजित किया। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा रक्षा सहयोग बढ़ाने और होर्मुज स्ट्रेट से व्यापारिक जहाज़ों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित कराने पर चर्चा हुई। ईरान चाहता है कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ फीस दे। होर्मुज ईरान के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ये बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान अब चीन की तर्ज पर खुद का रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर पाकिस्तान मिसाइल सेना का निर्माण कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ARFC काम करना शुरू कर दिया है। इस कदम से पता चलता है कि पाकिस्तान इस नई हकीकत को समझ गया है कि भारत अब आतंकवाद की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इन हमलों को इस तरह से डिजाइन करता है कि वे रणनीतिक सीमा यानी स्ट्रेटेजिक थ्रेशोल्ड के दायरे में ही रहें, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें पाकिस्तान को नुकसान भी हो जाए और युद्ध भी अपनी सीमा रेखा को पार न करे। इससे पाकिस्तान को परमाणु हमले की धमकी देने का मौका नहीं मिलता और रावलपिंडी को अपने रणनीतिक हथियारों से जो सुरक्षा का एहसास होता है वो भी कम हो जाता है। पिछले साल मई में 88 घंटे तक चले टकराव के दौरान अपनी एयरफोर्स ड्रोन और फतह सीरीज के रॉकेट का इस्तेमाल करने के बावजूद पाकिस्तान भारत को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसलिए पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है ताकि भारतीय हमलों का तत्काल जवाब दिया जा सके। S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम पर आधारित भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान उसकी काट खोज रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में कहा कि ARFC बनाने की बात चल रही थी। इसका मकसद पाकिस्तान की पारंपरिक मिसाइल हमले को तेज और घातक करना है। पाकिस्तान की यह नई फोर्स एक पारंपरिक यानी गैर परमाणु इकाई के तौर पर काम करेगी। पाकिस्तानी सेना अपनी परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक अलग कमांड स्ट्रक्चर के तहत अपने पास रखेगी। दरअसल पिछले वर्ष भारत ने अपनी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने की लड़ाई वाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का मकसद दो विरोधी सेनाओं के बीच सीधे शारीरिक टकराव से बचकर जान माल के नुकसान को कम करना है। इसमें साइबर ऑपरेशन, बिना पायलट वाले वाहन, सटीक हमले, मिसाइल युद्ध, डायरेक्टेड एनर्जी हथियार, अंतरिक्ष युद्ध और रोबोटिक्स शामिल हैं। इस तरह का संघर्ष नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर पर निर्भर करता है। यह युद्ध क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी और एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, सर्विलांस टोही सिस्टम पर निर्भर करता है ताकि तकनीक पर आधारित सैन्य क्षमताएं एक साथ काम कर सके। ऐसे ऑपरेशन का मुख्य मकसद इंसानी नुकसान को कम करना होता है। चीन की रॉकेट फोर्स की तरफ से पाकिस्तान की तैयारी। नई दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ARFC एक यूनिफाइड कमांड है जो पारंपरिक युद्ध के दायरे में रॉकेट और मिसाइलों को एक साथ लाएगी। चीन की रॉकेट फोर्स की तरफ से बनी ARFC इन हथियारों और सिस्टम्स को एक साथ लाने और उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। पाकिस्तानी ARFC फतह 1 जैसे हथियारों का इस्तेमाल करेगी जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है। भावना है कि फतह 2 रॉकेट सिस्टम भी इस फोर्स का हिस्सा होगा जिसकी रेंज 400 किलोमीटर बताई जाती है। फतह 1, फतह 2 कॉसी बैलिस्टिक मिसाइल, फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, फतह 4 सबसोनिक क्रूज मिसाइल हो सकती है रॉकेट फोर्स का हिस्सा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम का इस्तेमाल किया था और इसे सिरसा के पास मार गिराया गया था। रूसी स्मर्च पर आधारित और 100 किलोमीटर की रेंज वाला चीनी हथियार A-100 रॉकेट सिस्टम भी ARFC का हिस्सा है। इसके अलावा कम दूरी की टैक्टिकल और बैलिस्टिक मिसाइलें, मध्यम लंबी दूरी की मुख्य सामरिक मिसाइलें और मल्टी रॉकेट लॉन्चर रॉकेट फोर्स का हिस्सा हो सकती है। पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स की संभावित विशेषताएं। यह फोर्स विभिन्न डिवीजनों के पारंपरिक रॉकेट इकाइयों को एकजुट करके एक ही कमान के तहत काम करेगी। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलों से ठीक प्रहार करने वाले हथियारों और आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए पाकिस्तान सिर्फ परमाणु हथियारों पर निर्भर रहने के बजाय बहुआयामी युद्ध कौशल और पारंपरिक मिसाइल स्ट्राइक को एकीकृत कर रहा है। इसका मुख्य मकसद भारत की लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट प्रणालियों के सामने अपनी पारंपरिक युद्धक क्षमता को मजबूत करना है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.